दोस्तों, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो अपनी डाइवर्स सिटीज, एंडीज माउंटेन रेंज और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। पोजीशन देखोगे तो ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध यानी साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद है और लगभग 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इस कॉन्टिनेंट में आपको 12 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आती है अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला। इसके अलावा कुछ एक डिपेंडेंट टेरिटरीज भी हैं जिसे आश्रित क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि फ्रेंच गुयाना, फॉकलैंड द्वीप, दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन लगभग 44 करोड़ 30 लाख 21,225 है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्राजील के अंदर रहती है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलमोस्ट 25 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं यहाँ के डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, जिसमें सबसे पहले आता है यहाँ का पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन रेगिस्तान, जो कि अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है और लगभग 6,73,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अर्जेंटीना में इसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा आता है अटाकामा डेजर्ट यानी कि अटाकामा रेगिस्तान, जो कि पेरू और चिली के अंदर फैला है, लगभग 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसकी स्थिति अगर आप देखोगे तो पेरू और चिली का जो कोस्टल एरिया है उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही इसको ड्राइएस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, सबसे सूखा रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रेनफॉल नहीं हुई है लगभग पिछले 400 सालों से। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा सूखा एरिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रेट पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, बोरेक्स पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है वो गन पाउडर, मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है आपका सोचेरा डेजर्ट, जो कि आपको पेरू के अंदर ही देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशियन के पास देखने को मिलेगा, लगभग वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो पेरू में दो हो जाते हैं, एक तो अटाकामा, दूसरा सोचेरा। एक और आता है मोंटे डेजर्ट यानी कि मोंटे रेगिस्तान, ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा है, लगभग 4,08,959 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। तो 4 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हो जाते हैं, एक तो पैटागोनियन, दूसरा अटाकामा, तीसरा सोचेरा और चौथा द मोंटे डेजर्ट। इसके बाद बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले आती है सबसे फेमस द एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला लगभग 7 देशों के अंदर फैली है, जिसमें ये अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला से गुजरती है। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 7,242 किलोमीटर लंबी है, यानी कि लगभग 4,500 मील लंबी है। इसी एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट यानी कि जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो पाया जाता है, जो कि है अकोंकागुआ, लगभग 6,960 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसे आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है। इसके बाद आती है कॉर्डिलेरा ब्लांका रेंज यानी कि कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला, जो कि पेरू के अंदर मौजूद है, लगभग 200 किलोमीटर लंबी है और 21 किलोमीटर चौड़ी है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका हुस्करन है। हुस्करन जो है वो लगभग 6,768 मीटर ऊंचा है। इसके बाद एक और आती है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल रेंज, जो कि कॉर्डिलेरा ब्लांका से थोड़ी अलग है, कोलंबिया के अंदर मौजूद है, 86,239 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। और जो ततमा पर्वत है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है इस जगह का, लगभग 4,100 मीटर ऊंचा है। इसके बाद आखिर में आती है आपकी मंटिकीरा माउंटेन्स या फिर मंटिकीरा पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ ईस्ट ब्राजील के अंदर मौजूद है। और पेड्रा द मीना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेड्रा द मीना, लगभग 2,798 मीटर ऊंची चोटी है, जो इसकी हाईएस्ट पीक है। तो इसे आपको याद रखना है। तो इसका मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाती है, कॉर्डिलेरा ब्लांका रेंज हो जाती है, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल रेंज हो जाती है और आखिर में मंटिकीरा माउंटेन्स हो जाते हैं। तो इन चारों को आपको याद रखना है, इनके पीक्स आपको याद रखने हैं। बात करें साउथ अमेरिका की नदियों के बारे में तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं। सबसे पहले आती है अमेज़न रिवर, जो कि लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी है और ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू में मुख्य रूप से बहती है। दूसरी है रियो पराना, जो कि आपकी लगभग 4,880 किलोमीटर लंबी है और अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे में बहती है। तीसरे नंबर पे आती है आपकी मेदेरिया, जो कि लगभग 3,250 किलोमीटर लंबी है और बोलिविया और ब्राज़ील से होकर बहती है। चौथे नंबर पे आती है रियो पुरुस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 3,211 मीटर लंबी है और ब्राज़ील और पेरू के अंदर बहती है।
इसके बाद आती है 5वें नंबर पे रियो सैन फ्रांसिस्को, जो कि लगभग 2830 किलोमीटर लंबी है और ब्राज़ील के अंदर बहती है। इसके बाद आएगी आपकी टोंकाटिस नदी, इसको रियो टोंकाटिस भी कहते हैं, लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है और ब्राज़ील के अंदर बहती है। इसके बाद आती है अरुगुआया, रियो अरुगुआया, जो कि लगभग 2627 किलोमीटर लंबी है और ये भी ब्राज़ील के अंदर ही बहती है। इसके बाद आती है रियो पैराग्वे, जो कि 2621 किलोमीटर लंबी है और पैराग्वे ब्राज़ील, पेरू और बोलीविया के अंदर बहती है। इसके बाद आती है रियो पिलोकोमायो, ये जो है लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, 2500 किलोमीटर, और ये अर्जेंटीना, बोलीविया और पैराग्वे से बहती है। और आखिर में आती है आपकी रियो जुरुआ, ये लगभग 2414 किलोमीटर लंबी है और ब्राज़ील और पेरू के अंदर बहती है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट नदियां हो जाती है साउथ अमेरिका की, जिन्हें आपको याद रखना है, 2400 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हैं। इसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की लेक्स यानी झीलों के बारे में बात करें तो यहाँ आती है लेक टिटिकाका, जो कि बहुत ही फेमस है, 8372 वर्ग किलोमीटर में फैली है और बोलीविया और पेरू के अंदर मौजूद है। दूसरी आती है लेक मार चिक्वेटा, जो कि लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर में फैली है और अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है। तीसरी आती है लेक जर्नल करेरा या फिर ब्यूनस आरियस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये लगभग 1850 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैली है और चिली और अर्जेंटीना के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आती है लेक लेगो अर्जेंटिनो, जो कि 1415 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है और ये भी आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आखिर में आती है लेक विदमा, जो कि 1088 वर्ग किलोमीटर में फैली है और ये आपको अर्जेंटीना और चिली में देखने को मिलेगी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हो जाती हैं जो कि अच्छे खासे एरिया के अंदर फैली हुई है, मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया के अंदर फैली हुई हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज यानी कि पठारों के बारे में। तो सबसे पहले आता है अटाकामा पठार, ये जो है लगभग 320 किलोमीटर लंबा है और नॉर्थ से साउथ की तरफ फैला है और साथ ही 240 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि एवरेज है, और लगभग 11 से 13 हज़ार फीट की ऊंचाई तक जाता है, मतलब इतनी ऊंचाई पर यह मौजूद है, मतलब 3300 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई समझ सकते हो आप। दूसरा आता है आपका एल्टी प्लेनो प्लेट्यू यानी कि एल्टी प्लेनो पठार, ये जो है लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इतना इसका एवरेज ऊंचाई है और साथ ही ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है और बोलीविया में देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 पठार हैं, एक तो अटाकामा प्लेट्यू है और दूसरा एल्टी प्लेनो प्लेट्यू है, दोनों को आपको याद रखना है। बात करें साउथ अमेरिका के आइलैंड्स के बारे में तो सबसे पहले आता है द गैलापागोस आइलैंड, जो कि इक्वाडोर के अंदर मौजूद है, इसे आपको याद रखना है। 2 आपको चिली में भी देखने को मिलेंगे, एक तो है ईस्टर आइलैंड और दूसरा क्लोए आइलैंड। इसके बाद आप आओगे इल्हा ग्रांडे के अंदर, जो कि आपका ब्राज़ील के अंदर मौजूद है। इसके बाद आता है इस्ला सुआसी, जो कि पेरू के अंदर मौजूद है, तिनहारे आइलैंड जो कि ब्राज़ील के अंदर मौजूद है और सेंट एंड्रीज जो कि आपके कोलंबिया के अंदर मौजूद है। तो ये लगभग 7 ऐसे आइलैंड हो जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको याद रखना है। अब इसके बाद कुछ और टाइप की टोपोग्राफी भी देख लेते हैं, स्थलाकृति देख लेते हैं, और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आता है कैंपोस। कैंपोस जो है वो सवाना ग्रासलैंड यानी कि सवाना घास के मैदान का हिस्सा है, ईस्टर्न ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है ग्रांड चाको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये आपको साउथ में देखने को मिलेगा, मतलब ये जो आपके वर्षा वन है अमेजोन के, उसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको शीतोष्ण वन देखने को मिलेंगे, मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ये एरिया आधा सूखा है, मतलब इसको अर्ध शुष्क भी कह सकते हो आप। ये आपको नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर फैले हुए मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शीतोष्ण वन, तो इन्हें याद रखना है। इसके बाद आते हैं आपके लियानोस, ये भी जो है सवाना ग्रासलैंड में का ही हिस्सा है, वेनेजुएला के अंदर मौजूद है। पंपास, ये भी ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, आपको पता है अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं सेल्वास। सेल्वास बोले तो ये जो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट हैं, ये आपको बेसिकली अमेजोन बेसिन के अंदर देखने को मिलेंगे। क्या है कि साउथ अमेरिका के कुछ देशों से इक्वेटर लाइन होके गुजरती है, तो ये उन एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इक्वेटर लाइन बोले तो भूमध्य रेखा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका ड्रॉट पॉलीगन आता है, मतलब सूखा हुआ पॉलीगन। ये जो हिस्सा है आपको नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि सूखा है, मेनली काफ़ी टाइम से सूखा हुआ है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर है एस्टेंसियास। एस्टेंसियास जो है वो ग्रामीण संपत्ति है, रेंचेस जिसको आप कहते हो, ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रामीण संपत्ति के नाम से आप याद रख सकते हो। एक आपको यहाँ पर फेजेडा देखने को मिलेंगे।
फेजेडा ऐसी जगह होती है, खासकर ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगी। कॉफ़ी की जो खेती होती है ना, उसके लिए ये जगह ज़रूरी मानी जाती है। तो फेजेडा को कॉफ़ी के साथ आपको याद रखना है। और आखिर में आती है आपकी गुआनो। गुआनो वैसे एक पक्षी का भी नाम है। होता क्या है कि जो समुद्री पक्षी होते हैं और चमगादड़ होते हैं, वो जब अपना मल त्यागते हैं तो उनके मल से एक वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र बनता है। ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए इन बर्ड्स को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चिली और पेरू के जो रॉकी इलाके होते हैं, पथरीले इलाके होते हैं, वहाँ ये आपको पक्षी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इनका मल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों, ये हो जाती है साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी। आई होप आपको समझ में आई हो। ये बेसिक ज्योग्राफी है। इसके और डीप में जाएंगे तो और ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बावजूद इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।